हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के बारे में। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, क्या रोल है डिफरेंट एंटिटीज़ का, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम का, डब्ल्यूएम का। बिल्कुल दोस्तों, आपको याद है? हाँ जी। तो हमने वो पढ़ा, बेसिक था ज्ञान, सब चैप्टर्स का बेस है। तो अब हम उस चैप्टर के बेस पे एक बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू करते हैं, उसके ऊपर एक इमारत खड़ी करनी शुरू करते हैं अलग अलग चैप्टर्स में जाके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं आपको। आपके पास एक्सप्रेस नोट्स भी मिले हैं, एफएम के रिवीजन नोट्स हैं ये, जिससे आप बहुत क्विकली एफएम को रिवाइज कर सकते हो। तो साथ साथ में जैसे जैसे आप चैप्टर्स कर रहे हो, आप ट्राई कर सकते हो इन एक्सप्रेस नोट्स से भी एक बार वाकिफ होने का। सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहता है, बट यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखना बहुत कंसाइज करके बताया हुआ है कि जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन, ये तीनों को एक पैरे में बहुत इजीली कंसाइज कर दिया, ताकि जब आप रिविजन्स पे आओ आपका टाइम सेव हो सके। फटाफट आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो और आपको इसके बारे में पता चले। जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से लाएं, या फिर इसमें हमने 3 एरियाज की बात की, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे ही इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस हमने उनको कंसाइज करके लिखा है। तो आप चाहो तो साथ साथ में इसको करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो। आपका रिवीजन आप देखोगे 2-3 पेजेस में ही इसको मैंने ख़त्म किया है। तो मेजर एरियाज़ को कवर करने की हम कोशिश करते हैं इन द एक्सप्रेस नोट्स। अब अगर आपको चाहिए तो एक्सप्रेस नोट्स की रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी हमारी मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो FM एक्सप्रेस करके एक हमारी वहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो आप जाओ FM एक्सप्रेस में, प्लेलिस्ट में सब चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आपको क्लास में बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बट जब भी आपका मन चाहे, आपको कुछ एक रिवीजन करना है, चुटकियों में जाओ यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे जाके वीडियोस देखो, फटाफट से आप सब चैप्टर्स का कंसेप्चुअल रिवीजन कर पाओगे। तो बहुत हैंडी टूल आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक्सप्रेस नोट्स आपको मिल चुके हैं। तो अब आप साथ साथ में क्लास वर्क करो, मेरे साथ पढ़ो, और जब आपका फ्यूचर में कभी रिवीजन्स करने का मन करे, यूट्यूब पे ऑलरेडी सारा ज्ञान अवेलेबल है इन दैट फॉर्म ऑफ रिवीजन्स। प्लस आपके पास ये एक्सप्रेस नोट्स भी हैं टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू इन योर रिवीजन जर्नी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बहुत बेसिक था, तो इसका एक बार आप देख सकते हो। आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस, क्योंकि एग्जाम से भी इतना रेलेवेंट नहीं है। आप इसको एक बार देख लेना, आप समझ जाओगे। चैप्टर नंबर 4 हम अच्छे से करेंगे क्लास में कवर, क्वेश्चंस भी करेंगे उसके। और चैप्टर नंबर 4 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका एक बार मैं आपको एक्सप्रेस नोट्स भी दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे हमने एक्सप्रेस नोट्स में बहुत ब्यूटीफुली सारे चैप्टर को कंसाइज किया है। हम उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस नोट्स पे तो बाद में आएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, क्या उसके डिफरेंट फंडे हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम जाएंगे एक्सप्रेस नोट्स पे। क्लियर है? चलो एक बार एनर्जी इकट्ठी करो, माइंड को अपने फोकस लाओ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इसमें जाने से पहले अगेन आपको मैं एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स बता दूं। यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TVM भी बोलते हैं, चाहे तो आप अपनी कैप्सूल पे लिख लो कि ये TVM है। अच्छा, अब TVM है क्या दोस्तों? मान के चलो मैंने आपको 2 ऑप्शंस दी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो किसी वजह से हमारे बीच कोई ट्रांजैक्शन हुई और उस वजह से आपने मुझसे मान के चलो 10,000 रुपये लेने थे। अच्छा, तो सर आप तो बहुत खुश हो गए होगे दोस्तों कि आपको सर से 10,000 रुपये लेने हैं। हाँ जी दोस्तों, ये खुशी की बात है, आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं। अच्छा, अब जब मैंने आपको बोला, मैंने बोला आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आज की डेट में यानी कि ईयर 0 पे आप 10,000 रुपये मुझसे आके ले जाओ, या फिर आप 5 साल बाद आना और 5 साल बाद आके मुझसे 10,000 रुपये ले जाना। अच्छा, तो दोस्तों आप कौन सी ऑप्शन को चूज करोगे? पहली ऑप्शन जिसमें मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, या फिर दूसरी ऑप्शन? सब दोस्तों को पता है सर, अगर हमने आपसे पैसे लेने हैं, 10,000 रुपये लेने हैं, तो आप हमें आज ही दो, हम 5 साल बाद 10,000 रुपये लेने क्यों आएंगे? मान के चलो इन 5 सालों में आप मुकर गए कि मैं क्यों 10,000 रुपये दूं, या फिर इन्फ्लेशन भी तो होता है सर, आज की डेट में 10,000 की वैल्यू ज़्यादा है,
5 साल बाद वो 10,000 की वैल्यू थोड़ी रहेगी। 5 साल बाद हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू कम से कम यहाँ पे 15,000 हो। तो आपने क्या किया दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट्स लगाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ही तो लगाए। आपने बोला ठीक है 10,000 रुपये मुझे लेने हैं, दैट इज द मनी, बट वैल्यू ऑफ मनी टाइम के साथ चेंज होती है। आज की डेट में उसी वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है, बट जैसे जैसे फ्यूचर में जाओगे टाइम बीतता जाएगा वही 10,000 रुपये की वैल्यू डाउन होती जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टीवीएम। तो यहाँ तो आप बोलते हो कि 10,000 रुपये मुझे आज दे दो, खुश हो, या फिर आप बोलोगे कि अगर आप 5 साल बाद देना चाहते हो ना तो मुझे आप 15,000 रुपये देना, तभी मैं ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करूंगा। 5 साल बाद 10,000 रुपये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा दोस्तों, तो ये क्या है, यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ यही करते हो। आप बोलते हो ना कि मैं तुझसे इंटरेस्ट लूंगा, या अगर तू मुझे लेट पैसे देगा तो मैं तुझसे ज़्यादा पैसे लूंगा। वही सभी तो है ये, कि जब टाइम बीतेगा वैल्यू ऑफ मनी आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो, TVM इज द कॉन्सेप्ट दैट अ सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ। आज के दिन में उसकी वैल्यू ज्यादा है देन द सेम सम विल बी एट द फ्यूचर डेट। क्लियर है? चलो, अब TVM क्यों है, एक बार पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखना, ये 10,000 आज और 5 साल बाद 15,000 दोनों वैल्यू इक्वल क्यों मानी जाती हैं। देखना, एक तो इन्फ्लेशन कि हर साल चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, मान के चलो 5%, 6% इन्फ्लेशन चलता है इंडिया में, तो हर साल ईयर ऑन ईयर चीज़ों के रेट बढ़ते गए। तो 5वें साल वो 10,000 में आप वो चीज़ें खरीद ही नहीं पाओगे जो आप आज खरीद सकते हो। तो इन्फ्लेशन एक मेजर रीज़न है। फिर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, कि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के रेट बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल, आज एक आप कोई चीज़ लेना चाहते हो जो 10,000 की है, फॉर एग्जाम्पल AC, ठीक है, आज की डेट में एक आपको AC 10,000 रुपये में मिल जाता है, बट यही जैसे जैसे टाइम बीतेगा हो सकता है वो 5 साल बाद उसी AC का रेट 15,000 हो जाए। तो आपका परचेजिंग पावर तो लूज़ हो गया। यहाँ पे आप 10,000 में AC खरीद सकते थे, बट यहाँ पे आप 10,000 में अब नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपका परचेजिंग पावर लूज हो जाता है। एक ये रीज़न है। फिर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, आप बोलते हो कि अगर 10,000 रुपये मुझे आप आज देते तो मैं आज ही ऐसे खरीद लेता, आज ही ठंडी ठंडी हवा खाता, आज ही मज़े लेता। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो कि 5 साल बाद दोगे तो फिर मैं AC तो आज खरीद नहीं पाऊंगा, मुझे 5 सालों के लिए गर्मी में रहना पड़ेगा, पसीने आएंगे, मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो ये जो आप सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन कर रहे हो, आपने आज की डेट में सेक्रीफाइस कर दिया AC का। तो आप बोलते हो कि अगर 5 साल बाद लूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, क्योंकि मैंने 5 साल गर्मी में जिए हैं, मैंने 5 साल मुश्किल टाइम काटा है, आप मुझे इसीलिए भी पैसे ज़्यादा दो। अच्छा, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप बोलते हो कि अगर 10,000 रुपये मुझे आज मिल जाते तो यही 10,000 रुपये मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देता, बैंक मुझे हो सकता है इंटरेस्ट देता 6% पर एनम के हिसाब से। अच्छा, चलो कुछ एक मैथ्स करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सम्स की। मान के चलो इंटरेस्ट रेट आपका 6% है पर एनम, ठीक है, तो 10,000 रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो बताओ मुझे दोस्तों, 5 साल बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे अगर 10,000 रुपये यहाँ पे आपके हर साल लग रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सिंपल इंटरेस्ट लगाना है कि कंपाउंडिंग करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहले साल 10,000 थे, फिर अगले साल 10,000 पे 6% बढ़ेगा, ठीक है, तो जो पैसा बना फिर उस पर फिर से ग्रोथ होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाओगे। अगर तो आपने पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा है, 2-4 मिनट रुको और हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे दोनों चीज़ें होती हैं। क्लियर है? चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या समझा हमने कि अगर आप आज की डेट में पैसे मिलते तो आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते तो वो पैसा अपने आप ग्रो होता रहता। तो ये 10,000 ग्रो कर करके मान के चलो एक्स अमाउंट बन जाती है यहाँ पे। तो कम से कम आप चाहोगे कि 5वें साल बाद मुझे एक्स अमाउंट तो मिले, तभी तो आपका सही फ़ायदा होगा। वरना अगर 5 साल बाद भी 10,000 ही लेने हैं तो फिर आप तो बोलोगे सर क्या करते हो आप, आपने खुद ही हमें TVM पढ़ाया और खुद ही आप हमारे मज़े ले रहे हो, बोलोगे ना दोस्तों मुझे। बिल्कुल, तो एक है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और लास्ट में रिस्क ऑफ फ्यूचर कि 5 साल बाद मान के चलो मैं मुकर गया,
मैंने बोला ले 5 साल पहले 10,000 देने थे, मेरे को नहीं याद ही हो, मैं नहीं कोई दे रहा 10,000 रुपये। देखो चांसेस कम है, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, बट स्टिल मान के चलो कुछ भी रिस्क आ गया, 5 साल बाद मेरे पास देने के लिए पैसे ही नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास रिस्क ऑफ फ्यूचर है। तो ये मेजर रीजंस हैं जिस वजह से टीवीएम कंसीडर किया जाता है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं रेलेवेंट, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो ज़रूरी है, आपको एक अच्छे सीएस भी बनना है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पे टीवीएम के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एक एलिमेंट्स देखते हैं। देखना, आज के दिन में टुडे जो आज हम खड़े हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया 10,000, तो आज के दिन में 10,000 जो है ये आज के दिन की वैल्यू है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट कैश फ्लोज, या फिर इसको पीवी भी बोला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अब जो फ्यूचर डेट है, मान के चलो दिस इज टुडे ईयर 0, दिस इज फ्यूचर डेट ईयर 5, 5 साल बाद। अच्छा, तो 5 साल बाद जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको 15,000 दूंगा, 15,000 क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज, या फिर इसको आप फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हो कि उसी मनी की फ्यूचर वैल्यू क्या है। इतना क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि कैसे आप इस प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे पहुंच सकते हो, या फिर कैसे आप इस प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आ सकते हो। क्लियर है? चलो, अगर आप आज के दिन में खड़े हो, यानी कि आपको ये 10,000 रुपये पता है और आपको 5 साल बाद पता करना है कि कितनी उसकी वैल्यू होगी, कितनी उसकी वर्थ होगी, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, कंपाउंडिंग के। तो यहां पे लिखो, यहां पे आप करोगे कंपाउंडिंग। अगर आप आज से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तब हम बोलते हैं कि आप कंपाउंडिंग करोगे। अच्छा, बट अगर यही फ्यूचर वाले पैसे को आज के दिन में लेके आना है, इसको खींच के आज के दिन में इसकी वैल्यू देखनी है, तब हम जो कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। यानी आप अपने फ्यूचर वाले पैसे को डिस्काउंट कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो कि आज के दिन में उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। क्लियर है दोस्तों? चलो अब मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं एक बारी। सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या फॉर्मूलाज हैं? फॉर्मूलाज सेम ही रहते हैं, चाहे आप कंपाउंडिंग करो या आप डिस्काउंटिंग करो, फॉर्मूलाज नहीं बदलेंगे। फॉर्मूलाज तब चेंज होंगे कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड से जा रहे हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से जा रहे हो। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको इसका मतलब पता है, बट एक बार क्विक लाइन में बता देता हूं क्या फ़र्क है। सिंपल इंटरेस्ट तब है जब आपका इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कमाया उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बेसिकली कंपाउंडिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखना। मान के चलो 1000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है, इस पे आपने मान के चलो 50 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से आप 1000 रुपये पे ही इंटरेस्ट कमाओगे, 50 रुपये ही कमाओगे, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, बट अगर यही कंपाउंड होगा तो कंपाउंडिंग में पहले साल तो आपका 1000 प्रिंसिपल था, उस पे आपने मान के चलो 50 रुपये इंटरेस्ट कमाया। अब नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रिंसिपल है वो 1050 हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो जो नेक्स्ट ईयर है इंटरेस्ट वो आपका 1050 पे कैलकुलेट होगा, यानी कि 52.50 बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि आपका फ़र्क है, ये 50 है या 52.50 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, बट यहाँ पे कंपाउंडिंग हुई, जो हमने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कमाया वो भी आपका प्रिंसिपल में जुड़ गया बाद में, और फिर सारी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कमा होगा। समझा दोस्तों दोनों का मतलब? एक बार चाहिए तो ये एग्जाम्पल एक बार लिख लो कॉपीज पे, ताकि अगर आपको कल को कोई भी कंफ्यूजन हो आप उसको फटाफट से दूर कर पाओ। चलो अब आ जाओ फॉर्मूलाज के ऊपर। टीवीएम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है
प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हो आप 1 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय n। हमने क्या किया दोस्तों कि प्रेजेंट वैल्यू तो लिया ही लिया 1, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू तो है, प्लस इसमें रेट ले लिया कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट से पैसा ग्रो होता है, और n है आपका टाइम पीरियड, जितना टाइम आपका लग रहा है। अच्छा, और यही अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक बार लिखो, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ n। तो यहां पे n आपका पावर में चला जाता है, यानी कि यहां पे मल्टीपल टाइम्स आपकी कंपाउंडिंग होती है, जिससे आप यहां पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलो एक बार ये फॉर्मूला लिखो, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सम्स की। आपके प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करने हैं, सब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विकली। चलो लिख लिया ये। अब आ जाओ एग्जाम्पल 1 के ऊपर, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेट्स से आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज टूडे, वॉट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years। तो n आपको मिल गया, यहाँ पे n आपका 5 साल है। अच्छा, तो 10,000 रुपये ये जो टुडे की बात है, ये क्या है दोस्तों आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है इतना? अच्छा, एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम, तो आपको यहाँ पे r मिल गया 15%, यूजिंग बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो सब बच्चे सॉल्व करो, अपने अपनी कॉपीज लिखो, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करो। क्या आपके पास फ्यूचर वैल्यू आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। ठीक है, एक बार मैं भी कॉपीज पे सॉल्व करना शुरू करता हूं, बोर्ड नोट्स पे आ जाओ। एग्जाम्पल 1, ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था दोस्तों कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, जो n है 5 years है, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। यही डेटा गिवन है। चलो अब निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट इनटू n। अच्छा कैसे, 10,000 तो है ही है, 1 प्लस यहाँ पे 15% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n आपके पास 5 years है। चलो यहाँ पे वैल्यूज डालो और कैलकुलेट करो। अच्छा, तो रेट है आपके पास 15%, 0.15 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको इतना तो पता ही है, अगर परसेंटेज टर्म्स में है तो जब भी आप फॉर्मूलाज डालोगे उसको 0.15 लिखोगे, ताकि आप उसका इफेक्ट कैंसिल कर दो। चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.75, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, ये बना 17,500। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाया तो 10,000 की 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, 17,500। ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक बार दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आ रही है वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ n, कंपाउंडिंग करनी है तो n हमने पावर में भेज दिया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट एक बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10,000 प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.15 टू द पावर ऑफ 5। अच्छा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 टू द पावर ऑफ 5। कैलकुलेट करना आता है? चलो एक बार सिखा देता हूँ आपको। अपना अपना कैलकुलेट पकड़ो, ठीक है। इस पे आपने लिखा एक बार 1.15। अच्छा, अब टू द पावर ऑफ 5 करना है, मतलब आपको इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू करना है 5 टाइम्स, जैसे मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू। अच्छा, तो यहाँ पे ये टू द पावर ऑफ 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू द पावर ऑफ 3 हो गया, 4 और 5। तो ऐसे करके आप 1.15 टू द पावर ऑफ 5 करोगे, आप अपना सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो क्या वैल्यूज आई हैं आपके पास यहाँ पे। एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे करना है। ये वैल्यू अभी के लिए हम पेंडिंग छोड़ते हैं, एक बार कैलकुलेटर ट्रिक समझ लो। एक बार अब समझ लोगे ना तो बाकी सब में आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपके कैलकुलेटर्स अपने पास है ना, सबके पास
कैलकुलेटर ले आओ। अच्छा, तो आपने कैलकुलेटर पे पहले लिखना है 1.15। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कैलकुलेटर तो 1.15, तो आपको पता है इसका मतलब टू द पावर ऑफ, इसमें 1 तो ऑलरेडी है, टू द पावर ऑफ 1 करोगे तो 1.15 तो आएगा ही। अच्छा, 1.15 मतलब टू द पावर ऑफ 1 ऑलरेडी कर लिया। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको अब आप क्या करना चाह रहे हो, टू द पावर ऑफ 2 करना चाह रहे हो, इक्वल टू। अच्छा, तो अब आप प्रेस करो मल्टीप्लाई और इक्वल टू, इससे हो गया 1.15 टू द पावर ऑफ 2। इसके बाद आपके पास आई वैल्यू 1.3225। अब आपको बस इक्वल टू प्रेस करना है, आपकी पावर ऑलरेडी चलती रहेगी 3, 4 और 5। यहां पे बस इक्वल टू प्रेस करोगे अब आप, सो 3 बारी इक्वल टू प्रेस करो, यह है आपके पास 2.0114। ये वॉट एवर आपको जितना भी राउंड ऑफ करना है आप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा बता देता हूँ, 1.15 लिखा तो एक बार तो कर लिया, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बारी हो गया। अब बस इक्वल टू प्रेस करना है 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, तो आपकी 5 वैल्यूज़, 5वें साल की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये आई आपके पास 2.0114, या आप पूरा भी लिख सकते हो इंटू 10,000 करके, ये आया 20,113.57। तो दोस्तों ये है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब आपने देखा वैल्यूज़ में फ़र्क, यहाँ पे 17,500 थी, यहाँ पे 20,000 हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपने सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया, वैल्यू कम रहती है, कंपाउंडिंग करने से यही वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए और हमने एग्जाम्पल भी टेस्ट कर ली। चलो अपनी कॉपी पे एक बार लिख लो, ताकि एक बार आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े आप आराम से इसको कर पाओ। चलो अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया। अब एक केस लो जब आपके पास सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं, जैसे हमने तो यहाँ पे माना कि साल बाद आपको कंपाउंडिंग हो रही थी, बट अबर देर इज सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं, कुछ आपके पास डेट ऐसा है जो साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर आपको पैसे हर 6 महीने बाद मिल रहे हैं, कंपाउंडिंग हर 6 महीने बाद हो रही है, तब क्या करोगे? देर इज नो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग तो आप करते ही नहीं हो, वही प्रिंसिपल अमाउंट है, एन आपका ईयर्स में आ जाएगा। बट जब आप कंपाउंड कर रहे हो तब आप देखना, यहाँ पे मान के चलो एक ही साल था, तब आप एक बार कंपाउंड कर रहे थे। अब अगर सेमी एनुअल हुआ तो एक बार कंपाउंडिंग यहाँ पे हुई, फिर प्रिंसिपल अमाउंट और ऐड हुआ, यहाँ पे फिर से कंपाउंडिंग होगी, तो आपके कंपाउंडिंग पीरियड्स बढ़ जाते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे? जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है सेमी एनुअल इंटरेस्ट कैश फ्लोज। अच्छा ठीक है, जो लाइफ है आपकी वो कैलकुलेट करनी है आपको अकॉर्डिंग टू सेमी एनुअल पीरियड्स। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो ये वाला एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल 2, लेट से आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज टुडे, सेम what is the future value after 5 years assuming the interest rate 15% per annum compounded semi annually। तो आपकी कंपाउंडिंग हर बार हो रही है। अच्छा, तो आपकी लाइफ यहाँ पे नॉर्मल लाइफ 5 साल थी, इंटू 2 होके यहाँ पे 10 ईयर्स हो जाएगी, ईयर्स नहीं होगी बेसिकली 10 पीरियड्स हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। अच्छा, अब जो डिस्काउंट रेट था 15% साल का था, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट रेट भी आधा रह जाएगा, 15% बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 7.5%। क्लियर है? चलो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल 2 के लिए। अगर आपकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? आ जाओ दोस्तों एग्जाम्पल 2 के ऊपर, सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आएगी आपकी ऐसे, 10,000 तो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस रेट आपका हो गया 7.5%, तो 0.075 टू द पावर ऑफ n आपका आ जाएगा 10। क्लियर है? ये बना आपके पास 20,000
610.32। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 20,113 था। अब वही अमाउंट की अगर हमने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर दी, एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम, कंपाउंडिंग पीरियड्स बढ़ गए, ज़्यादा कंपाउंड हुआ, तो आपका पैसा यहाँ पे 20,113 से 20,610 हो गया। तो इसीलिए कंपाउंडिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज में देखो, मंथली कंपाउंडिंग होगा तो और वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलो अब एक बार आपको एन्युटी बता देता हूँ। एन्युटी क्या होता है? जब आपको सेम अमाउंट मिलती रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि जो मैंने 10,000 आपको एक बार देने थे ना, उसको छोड़ो, मैं आपको 10,000 हर साल दूंगा 5 सालों के लिए। अच्छा, तो एन्युटी का मतलब जब आपके पास सेम अमाउंट है, कैश फ्लो सेम है और आपको काफ़ी सालों के लिए वो पैसा मिलता रहता है, तो वो उसको बोलते हैं हम एन्युटी। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान के चलो ये आपकी टाइमलाइन है। अच्छा, ईयर 1, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, मान के चलो 4 साल। अच्छा, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा हर साल के लिए। अच्छा, तो क्या कैश फ्लोज रहेंगे? आपको 10,000 यहाँ मिलेंगे, 10,000 यहाँ मिलेंगे, ऐसे करके आपको 4 सालों के लिए दूंगा। तो अगर मैंने आपको ये वाली पेमेंट यहाँ पे नहीं की, बेसिकली आज नहीं की, जो पहली पेमेंट होगी वो 1 साल बाद होगी, ईयर 1 के एंड पे होगी, तो इसको बोलते हैं हम एन्युटी ऑर्डिनरी। और अगर यही आपको मैं बोलता हूं कि 10,000 मैं यहां पे भी दूंगा, ये सब तो दूंगा ही, यानी कि पहली पेमेंट आज की डेट से शुरू हो रही है, तो इसको बोला जाता है एन्युटी ड्यू। क्लियर है? एक बार ये एग्जांपल लिख लो, आप कभी नहीं भूलोगे। तो एन्युटी ड्यू क्या है? जिसमें पहली पेमेंट आज ही हो रही है, और एन्युटी ऑर्डिनरी क्या है? जिसमें पहली पेमेंट 1 साल बाद होगी। क्लियर है? चलो एक बार ये लिख लो। अब दोस्तों मुझे दोनों के केस में प्रेजेंट वैल्यू बता दो, क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी। इंटरेस्ट रेट मान के चलो वही आपका 15% है। एक बार चेक कर लें, एग्जांपल हमने सेम लिया है क्या कैप्सूल में? सिमिलर सा एग्जांपल है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पहले तो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे कॉपीज में अपनी, आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर मान के चलो ये 3.1 है, ठीक है। ये एग्जांपल आपकी 3.2 है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों के कैश फ्लोज अलग अलग हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिख लो दोस्तों एक बारी, कॉन्सेप्ट्स भी आपका कवर हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी कवर हो जाएगा। अब आओ एग्जाम्पल 3.1 पे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखना, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस डेट की, आज की, ठीक है। आपको कैश फ्लोस पता है कि हर साल कितने मिलने वाले हैं, पहले साल कितने मिलेंगे, दूसरे साल कितने मिलेंगे, तीसरे साल और चौथे साल। अच्छा, अगर ऐसा केस है कि चारों साल के कैश फ्लोस सेम हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो फिर आप यहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे। मतलब आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यूज का समेशन ले लो, यानी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आप कैश फ्लो कर दो पर एनम। अच्छा, मतलब मैंने क्या किया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू या तो अलग से कर सकता था चारों की, एक तो ये केस था, या फिर मैं क्या करता हूँ कि इन सब को एक ही जगह ले लिया, इनके जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं चारों सालों के, उसको समेशन लेके एक ही बार 10,000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर दोनों के केसेस में सेम आएगा। टेस्ट कर लें एक बारी। चलो, यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लोगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 15% पर एनम, और यहाँ पे आपके पास 4 ईयर्स है, 4 साल का डेटा है, पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे बनेगा दोस्तों, देखना। इतना हमने साथ साथ लिख लिया, एक टेबल बनाते हैं।
यहाँ पे आप लिखो ईयर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लिखता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। चलो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोस्तों आप कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू, करना आता है आपको? बिल्कुल। तो अगर 1 को आप डिवाइड कर दोगे, कैसे किया हमने, यहाँ पे लिखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, ये आपके पास आया 0.869 या फिर इसको 870 कर दो राउंड ऑफ। तो ये क्या आया कि मान के चलो कि आपके पास एक साल बाद अगर 1000 मिलना था तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 1000 इंटू 0.87 करके 870 रुपये है। अच्छा, तो अब ऐसे ही आप बाकी सालों का भी निकाल सकते हो। तो जब आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, हमारे पास एक बार तो आंसर आ गया ये। ऐसे ही अब अगली बार आपको सिर्फ अब इक्वल टू प्रेस करना है और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ईयर का फैक्टर आपके पास आ जाएगा। श्री जी आपको नहीं पढ़ाना है, आप जाइए। चलो अब आपने सिर्फ इक्वल टू प्रेस किया, आपके पास नेक्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया 756। ऐसे ही फिर से इक्वल टू प्रेस किया, आपके पास नेक्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया 658। ठीक है, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी, बट स्टिल मैंने आपको एक बार ये कवर करवा दिया। तो यहाँ पे एक बार फैक्टर्स लिखो दोस्तों, हर साल के फैक्टर्स जो हमने कैलकुलेट किए। चेक कर लो दोस्तों, यही फैक्टर्स है आपके पास भी 4 सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है कि आप इन सब का समेशन करो। ये है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब PVAF, तो अगर इन सब का समेशन कर दिया आपके पास आएगा PVAF। अच्छा, तो कैसे करना है दोस्तों समेशन इसका? कैलकुलेटर पे ही कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, पहले साल का फैक्टर आ गया, इसको डाल दो M+ पे, तो ये मेमोरी में जाके स्टोर हो गया प्लस वाली में, इक्वल टू फिर M+ में स्टोर करवाया, इक्वल टू M+ इक्वल टू M+। ऐसे करके हमने 4 सालों के फैक्टर इसकी मेमोरी में डाल दिए। अब आप इसी M+ का जो था टोटल देखने के लिए MRC करोगे। तो जैसे ही आपने MRC पे क्लिक किया, आपको इसका टोटल मिल जाएगा, जो कि है आपके पास 2.855। क्लियर है? चलो एक बार आप चेक कर लो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मेरे को बता दो। सर सही है आपकी कैलकुलेशन, ये आपके पास PVAF आ गया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 जो आपको मिल रहा है हर साल। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला, जो कि है आपके पास 2.855 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 किया कैश फ्लो। तो ये आपके पास आया 28,550 रुपये। तो ये क्या है दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू जो आपको आने वाले 4 सालों में ये 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। इन सब की आज की डेट में टोटल करके प्रेजेंट वैल्यू है 28,550 रुपये। क्लियर है? हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर निकाला, 15% 4 सालों का, मल्टीप्लाइड बाय कर दिया उसका कैश फ्लो पर एनम। ठीक है दोस्तों, एक बार आप कॉपीज पे लिख लो, ये चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, या फिर आपके बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको देख के भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अच्छा, अब देखना एक और तरीका, जस्ट आपको समझाने के लिए, लेंथी तरीका है बट ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आप करो। एक तरीका है कि जब मान के चलो वेरिएबल कैश फ्लोज होते तो क्या करते, तो फिर मान के चलो 10,000 यहाँ पे होता, जो भी उस साल का कैश फ्लो है वो लिखते, फिर आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि हर साल के कैश फ्लो की आप अलग अलग प्रेजेंट वैल्यूज निकालते। तो यहाँ पे आ गया मान के चलो 8700, 7560, 6580, 5720। चलो हमने चारों सालों के अलग अलग प्रेजेंट वैल्यूज निकाले, अब इसका टोटल करो, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये देखो कितना आया
ये आया आपके पास 28,560 रुपये। अच्छा, और यहाँ पे था 28,550 रुपये। तो जो 10 रुपये का फ़र्क है दोस्तों, वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करोगे, वरना आपका सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर तो आपके कैश फ्लोज सेम हैं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कर लिया कैलकुलेटर पे ही, मल्टीप्लाइड बाय कैश फ्लो करके प्रेजेंट वैल्यू आया। ठीक है। या दूसरा तरीका कि आपने हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को हर साल के कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हर साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आई इन सब को टोटल किया, उसके साथ भी आप प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर है? ट्रिक क्या है, जब कैश फ्लो सेम है तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को यूज़ कर सकते हो, टाइम सेव होगा। और अगर कैश फ्लोज यहाँ पे मान के चलो हर साल के अलग अलग है, तो फिर आपको ऐसे ही करके प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हम सम आएंगे, डिफरेंट सम्स में कैलकुलेट करेंगे, बट एक बार हाई लेवल पे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो। क्लियर है? चलो एक बार देख लो, कॉपीज पे नोट कर लो, कुछ भी छोड़ना मत। ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये एन्युटी ड्यू ये क्या चीज़ है। इसमें ये सब तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो मतलब जो हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली 28,560 रुपये या 28,550 रुपये, जो मर्जी ले लो, वो आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एडिशनल है। अच्छा, ये किस दिन मिल रहा है दोस्तों? आज के दिन ही मिल रहा है, ईयर 0 पे मिल रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 10,000 ही तो होगा। कि आज के दिन आपको 10,000 मिल रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू सेम ही तो होगा, 10,000 ही तो होगा। इसका मतलब अगर आपने इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की उसमें आपने 10,000 ऐड कर दिया तो आपका एन्युटी ड्यू का भी वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, एग्जाम्पल 3.2 इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू, कैसे कर सकते हो आप कि 10,000 वो आज की वैल्यू प्लस 28,550 रुपये पिछली जो वैल्यू थी आपके पास, तो टोटल आपके पास 38,550 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू बन गई। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लो एन्युटी के कॉन्सेप्ट्स, बाकी हम जब क्वेश्चंस में जाएंगे काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल पे आपको समझ आ जाना चाहिए। चलो एक बार इसको नोट कर लो। कैप्सूल पे भी फॉर्मूलास लिख लेते हैं। ये देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैश फ्लो पर एनम। अब आपको समझ आ गया, इसका हमने एग्जांपल ऑलरेडी कॉपी पे सॉल्व कर लिया है। अच्छा, और एन्युटी ड्यू क्या है? आप ये तो लोगे ही, प्लस जो आपको ईयर 0 पे आज के दिन में पैसा मिल रहा है उसको आप ऐड कर दोगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो अब देखना वेरिएबल कैश फ्लोज के केस में क्या होगा। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर कैश फ्लोज वेरिएबल हैं तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखोगे, ऐसे ऐसे करके हर साल के कैश फ्लोज लिखोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हर साल की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकलेगी और इसका समेशन आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। क्लियर है? चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 देख लो, फटाफट से कॉपी पे सॉल्व कर लो। लेट से आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज टुडे, आज के दिन, 15,000 1 साल बाद, 12,000 2 साल बाद, 18,000 3 साल बाद। प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो निकालो ये। कॉपीज पे सॉल्व करो दोस्तों। मैं भी यहाँ पे हेडर डाल देता हूँ एग्जाम्पल 4, आपके साथ मैं भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, सबसे पहले लिख लो ईयर। ईयर है अपना 0 1 2 3। कैश फ्लोज क्या है? यहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000, 18,000। यही है दोस्तों, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? चेक कर लो एक बारी। 10 15 12 18, देखा गलती हो जाती है अभी। फिर आप कहते हैं सर आपका आंसर सही नहीं आया। ये जब भी फिगर्स लिखनी है बिल्कुल सही लिखना,
आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहां पे लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। तो जैसे कि ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, आपको पैसे आज के दिन ही तो मिल रहे हैं, आज के दिन आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोस्तों ये होगा 1। अच्छा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, ये आपके पास है 0.87, फिर इक्वल टू दोबारा 0.756 इक्वल टू दोबारा 0.658। क्लियर है, फैक्टर्स आप निकाल लिए। अब प्रेजेंट वैल्यू करना है वो तो आप कर ही लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज लिखो, ये 10,000 आया, फिर यहां पे 0.87 इंटू 15,000। दोस्तों आपको यहां पे एक ट्रिक बताता हूं, आप सॉल्व कर रहे हो बहुत बढ़िया, साथ साथ एक ट्रिक देखना, मैं अभी ये यूज करता हूं, बहुत टाइम सेव होगा। आपको पता है लास्ट में आपको इसका समेशन करना है, सबको पता है, तभी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगा। एक तरीका क्या है कि आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, साथ साथ उसको मेमोरी में डाल ले जाओ, साथ साथ उसको सेव करी जाओ, आपका टाइम देखना कितना बचेगा। देखना, पहला किया 10,000 इंटू 1, एम प्लस में डाल दिया, मेमोरी में डाल दिया, प्लस में डाल दिया। अच्छा, दूसरा 15,000 इंटू 0.87, एम प्लस कर दो, 13,050 आंसर आ गया आपके पास, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ 13,050 नोट कर दो अपनी कॉपी पे, और ये मेमोरी में ऑलरेडी चला गया। अब आप जब समेशन करोगे, हम सिर्फ एक बार एमआरसी दबाएंगे, सब समेशन आपको मिल जाएगा। चलो तीसरा करो, 12,000 इंटू 0.756 एम प्लस 9072, फिर 18,000 इंटू 0.658 एम प्लस 11,844। सारा समेशन करो, एमआरसी दबाओ, ये आ गया आपके पास 43,966। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में इन सब कैश फ्लोज की। चलो एक बार चेक कर लो, आपका आंसर सेम है, कुछ फर्क है तो मुझे बता दो, मैं भी अपनी गलती ठीक कर लूँ। हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, बट चांसेस उसके कम है। मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाए, कहीं ऐसी मिस्टेक हो जाए तो वो कभी हो सकता है, वरना कंसेप्चुअली आपको ऐसे ही सॉल्व करके आना है। चेक कर लो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। क्लियर है दोस्तों, कॉपी पे लिख लो एक बार साथ साथ में। चलो, अगर आपके पास वेरिएबल कैश फ्लोज आया तो आप ऐसे कर लोगे। अब आओ कांस्टेंट परपेचुइटी पे, इसमें क्या है, आपकी लगेगी लॉटरी। इसमें मैं आपको बोलता हूं कि जो मैंने आपको 10,000 देने हैं ना, वो आपको सारी जिंदगी देता रहूंगा, सारी जिंदगी आपको मुझसे 10,000 हर साल मिलते रहेंगे। तो आप तो बहुत खुश हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने आपसे पूछा कि ना मैं आपको 10,000 सारी जिंदगी के लिए तभी दूंगा हर साल, जब मुझे आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू सही से कैलकुलेट करके दोगे कि अगर आपको 10,000 सारी जिंदगी मिलती रहे हर साल, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में क्या होगी। चलो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो, सबको 10,000 रुपये मिलेंगे हर साल के लिए। राहुल गांधी, चलो लेट्स नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, है ना, छोड़ो उसको, आप आओ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, देखते हैं। अच्छा, तो इस केस में आप कैसे करोगे दोस्तों, फॉर्मूला है आपका कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट परसेंटेज। बहुत इजी है, क्योंकि आपको हर साल सेम पैसा मिलना है, तो जो आपको 10,000 मिलना है, अच्छा उसका रेट क्या चल रहा है, 15% चल रहा है पर एनम। चलो निकालो, ये आया आपके पास 66,667। तो अगर आपको हर साल के लिए 10,000 रुपये मैं दूं और 15% से उसकी प्रेजेंट वैल्यू करो आप, तो उसकी आज के दिन में कांस्टेंट परपेचुइटी की वैल्यू है 66,667। ये मैजिक है, मैथ्स का मैजिक है। आपको हर साल का ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करोगे, कितने सालों के लिए करोगे, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, चलता रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स चलता है। क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि हर साल जो आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है, वो अगर उसको आप रेट से डिवाइड कर दो, 15% कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे उसका प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है दोस्तों। चलो फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे, और एक बार फटाफट से एग्जाम्पल भी देख लो। चलो एग्जाम्पल 5, लेट से आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज पर एनम फॉर लाइफ। आपकी लॉटरी लग गई। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एज्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम। तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, इसको एक बार आप समझ लो, ठीक है। चलो ये तो हुआ कांस्टेंट परपेचुइटी कि जब 10,000 रुपये हर साल सेम मिलना है।
अब एक चीज़ मानना, एक एग्जाम्पल लो, मैं आपको बोलता हूँ कि 10,000 रुपये आपको पहले साल दूंगा, बट हर साल आपके कैश फ्लोज 5% से बढ़ाता रहूँगा। यानी पहले साल 10,000 दूंगा, फिर दूसरे साल उसमें 5% ऐड करके 10,500 दूंगा, फिर उसके अगले साल और 5% बढ़ा दूंगा, 11,025 दूंगा। ऐसे करते करते हर साल आपके कैश फ्लोज में 5-5% से बढ़ाता जाऊंगा। चलो आप और खुश हो गए, आप कह रहे हो वाओ ये तो बहुत बड़ी लॉटरी लग गई कि 10,000 तो मिल ही रहे थे पहले साल, बट हर साल 5-5% से कैश फ्लोज बढ़ते रहेंगे। मैंने फिर एक शर्त रखी, मैं कहा दोस्तों पैसे तो तभी मिलेंगे अगर आपने मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू सही से कैलकुलेट करके दी। तो आपने बोला कि सर अभी तो आपने हमें यही समझाया है कि अगर 10,000 रुपये सेम मिले तो उसको रेट से डिवाइड कर दो, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बट आपने ये तो बताया ही नहीं अभी कि अगर वो ग्रो करे, ये 10,000 रुपये हर साल ग्रो करता रहे एक फिक्स रेट से, एग्जाम्पल 5%, तब आप कैसे करोगे? तब दोस्तों आपका फॉर्मूला बनता है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। एग्जाम्पल हमारे केस में 10,000 आपको पहले साल कैश फ्लो मिलेगा, वो ऊपर रखा, नीचे 15% माइनस 5%, तो नीचे का रेट हमने एडजस्ट कर दिया। आगे हमने 15% से डिवाइड किया था, अब हम 10% से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5% से ग्रोथ होता है। तो एक बार देखना, ये आ गया आपके पास 1,00,000 रुपया। तो दोस्तों जो आपको पहले 66,000 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही थी 66,000, क्योंकि अब पैसा आपका 5% हर साल ग्रो कर रहा है, तो उसकी भी जब आप प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट लोगे, ये आपके पास बन गया 1,00,000 रुपया। कैसे निकालेंगे? जो आपको पहले साल का कैश फ्लो है वो लिख लो, डिवाइडेड बाय आर माइनस जी कर लो, 15% माइनस 5%। तो ग्रोथ क्या है? जिस रेट से आपका ग्रोथ हो रहा है हर साल 5% से ग्रो हो रहा है, वो माइनस कर दिया, आपके पास आ जाएगी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैंने सॉल्व कर दी ऑलरेडी। एक बार आप चाहो तो अपनी कॉपी पे ये सब नोट कर लो, और एक बार चाहे ब्रेक ले लो, एक बार देखो अभी तक हमने क्या किया, कैसे किया। वैसे तो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में, मैथ्स में सब कुछ समझा हुआ है, बट स्टिल आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ब्रशन अप हो गए हैं। अब हम चैप्टर्स में जाएंगे, जब ये सम सॉल्व करेंगे तब आपकी और इसमें प्रैक्टिस होती रहेगी। क्लियर है? चलो, इसी के साथ हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट कवर किया, खत्म होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम शुरू करते हैं मेजर चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो एक्चुअल में ये चैप्टर है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इसको पढ़ाने के लिए मुझे आपका एक बार बेस बनाना पड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। आपके मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, ये समझाया प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्यूचर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वैसे करके आप अभी यहाँ पे प्रैक्टिस एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कर लेना। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आओ एक बार कॉपी के ऊपर कुछ आपको लिखवाता हूं, कॉन्सेप्ट्स देता हूं। चलो हेडर डालो कॉपी पे। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वहां पे आपको हिंट दे दिया था, बट अब वक्त है इसको डिटेल में पढ़ने का, क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले दोस्तों कैपिटल के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैपिटल क्या होता है, फिर हम उसकी कॉस्ट की बात कर लेंगे। अच्छा, कैपिटल क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा। कैपिटल वो है जो आपके बिजनेस को शुरू होने के लिए किसी ने पैसा डाला, या फिर आप बाद में भी रेज कर सकते हो। जैसे सीए लिमिटेड के लिए आपने 60 करोड़ का इक्विटी रेज किया, 40 करोड़ का डेट रेज किया, तो 100 करोड़ क्या है आपका कैपिटल है। तो अगर मैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल लिखूं, जो मेजर 4 सोर्सेज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास कैपिटल का सोर्स क्या हो सकता है, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। हो सकता है अपने पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हो सकता है कि कुछ एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास कुछ एक डेट है, डिबेंचर्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स हैं।
ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ एक टर्म लोन वगैरह हो सकता है, वो सिंपल है। मान के चलो एक टर्म लोन भी है, चलो यहाँ पे इसको टीएल लिख रहा हूँ, टर्म लोन, आप एक बार पूरा लिख लोगे। चलो 5 तरह के मान लो आपके पास हैं, जो मेजर हैं हम पढ़ेंगे वो ये 4 हैं। टर्म लोन का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बट बहुत सिंपल है, हम ये चारों को अच्छे से पढ़ेंगे। टर्म लोन आपका देखना अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम इनमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का बताऊंगा, फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस को साथ ही देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डेट को सबसे पहले देखेंगे कि डेट क्या होता है, फिर इसके कॉम्बिनेशन में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता दूंगा। चलो वो तो ही सीक्वेंस की बात, बट पहले ये समझें कि कॉस्ट है क्या, कैपिटल क्या है। हमने देखा कि कहाँ कहाँ से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है, वो आपकी कैपिटल है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपका डेट या कुछ टर्म लोन्स वगैरह आ जाते हैं, क्लियर है। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दोस्तों जब भी निकलेगी हमेशा कंपनी के एंगल से निकलेगी, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब हमने देखा था, याद है पहला चैप्टर, एक इन्वेस्टर एंगल होता था, एक कंपनी एंगल होता था, तो जो कॉस्ट निकलती है वो कंपनी के एंगल से निकलती है। चलो इसको एक बार डीप डाइव करते हैं। मैंने उस दिन बताया कि मान के चलो ये आपकी कंपनी है सीए लिमिटेड, ठीक है, ये आपके इन्वेस्टर भाई साहब हैं जिसने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, ठीक है। चलो ये हो गया इन्वेस्टर। अब जब इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसा दिया, इधर पैसा भेजा, ठीक है, तो ये इसने कैपिटल दी कंपनी को, कंपनी के लिए बनी कैपिटल, ठीक है। जब इसने करी, इसने तो करी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट, एंगल देखना दोनों का अलग अलग है। जब इन्वेस्टर ने पैसा डाला तो बीइंग एन इन्वेस्टर आपने इन्वेस्टमेंट करी कंपनी में, अच्छा, बट कंपनी के एंगल से दोस्तों ये क्या है, कैपिटल आई है कि हमारे पास जब पैसा आया लायबिलिटी आई, तो इसके लिए ये लायबिलिटी है, कैपिटल है, और इन्वेस्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। क्लियर है दोस्तों ये चीज़ तो बिल्कुल। अब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या चाहता है, रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा आपने कि जब इसने पैसा लगाया तो कंपनी कुछ इसको इसकी इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ एक पैसे वापस करे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। जैसे मैंने 60 करोड़ का इक्विटी लगाया और 40 करोड़ का डेट लगाया, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको बोला जाता है यील्ड। तो जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है आपके लिए यील्ड। अच्छा, बट अब कंपनी जब पे करेगी अपने इन्वेस्टर को, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपनी के लिए क्या था, कैपिटल थी, कैपिटल रेज करा, तो कंपनी जब इस पे अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस देगी तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है दोस्तों। तो ये हुआ यील्ड, ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो एक बार ये ड्रॉ करो, कॉपीज पे लिखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत निखर के आपका कॉन्सेप्ट देखना बाहर आएगा। आप कुछ भी सम आ जाए, कैसा भी सम आ जाए, हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। क्लियर है। अच्छा, अब ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं ना, इस चैप्टर में, वो हम ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं कि जब कंपनी ने कैपिटल रेज की अपने इन्वेस्टर से, तो उसको कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर को वापस करना पड़ता है फॉर दैट कैपिटल, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है दोस्तों। चलो, अब हो सकता है कि ये यील्ड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम हो सकता है, बट जनरली ये चीजें सेम नहीं होती। यील्ड क्योंकि इन्वेस्टर एंगल से है, वो इन्वेस्टर अपने हिसाब से बताता है, बट कंपनी की कॉस्ट हो सकता है सेम हो, आई एम नॉट डिनाइंग, बट हो सकता है अलग भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, डेट के केस में मान के चलो टैक्स रेट आपका 0% है, टैक्स रेट आपका मान के चलो 0% है, टैक्स कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने आपको 8% के ऊपर डेट दिया तो मेरा यील्ड भी 8% हुआ,
8% मुझे कमाई हो रही है, रिटर्न मिल रहा है। कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दोस्तों यहाँ पे 8% ही है, क्योंकि कुछ टैक्स रेट ही नहीं है, कुछ टैक्स बेनिफिट ही नहीं है। अच्छा, बट अगर यहाँ पे कुछ एक टैक्स बेनिफिट होगा तो फिर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, बस 10 मिनट रुको, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब आप ये समझ जाओगे अच्छे से टैक्स बेनिफिट क्या चीज़ है। बट एक बार के लिए आप हाई लेवल पे समझे कि यील्ड इन्वेस्टर एंगल से है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी एंगल से है। एक बार इसको आप लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको समझ आ गया कि ये कंपनी एंगल से निकाली गई चीज है, कंपनी के एंगल से निकाली है। इसको एक बार आप लिख लो। चलो, अब कैपिटल आपकी इतनी तरह की, तो हर एक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अलग अलग होगी। इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना होगा, तो सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअली अपना होगा। हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेट का, कि डेट जब आपने कंपनी ने रेज किया, बॉन्ड्स रेज किए, तब उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैसे निकलेगा। ठीक है, एक बार के लिए बेस बन गया अपना। अब आ जाओ कैप्सूल के ऊपर। इसकी जो थ्योरी है वो फटाफट से आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, लो है। ज़्यादा यहाँ पे टेस्टिंग आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, अब देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल, कि जो प्रोवाइडर्स हैं यानी कि इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। क्लियर है? चलो, एक बार के लिए इसको छोड़ो, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा सारा। पहले एक बार इसका आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इसकी थ्योरी है वो आपको बाद में आके पढ़ाता हूं, तब आप देखना बहुत अच्छे से और बहुत आराम से समझोगे। चलो, सेकंड पेज से आ जाओ। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जिसको केडी बोला जाता है, तो इसको ब्रैकेट में डाल लो। केडी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन पे केडी लिखा मिला, या फिर आपने सॉल्यूशन में भी केडी वर्ड यूज कर सकते हो। के कैपिटल्स में है, डी छोटा है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हो। चलो, पहले एक बार आपको बेसिक टर्म्स दे देता हूं, ताकि जब आप सम में जाओ आपको समझ आए। दोस्तों, फेस वैल्यू क्या होता है डिबेंचर का, आपने देखा होगा कि मान के चलो ये एक डिबेंचर का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी शक्ल पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, मान के चलो इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है 100 रुपये, तो 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। यानी कि जब भी कंपनी ने इशू किया ये डेट, 100 रुपये का फेस वैल्यू का इशू किया, और अगर इसकी लाइफ 10 साल है, 50 साल है, या अनलिमिटेड लाइफ है, जितनी भी डेट की लाइफ है उसका फेस वैल्यू सेम रहता है। फेस वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, क्योंकि वो इसके ऊपर एक बार छप गया तो वो फाइनल हो गया। अच्छा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विद सम वैल्यू, दिस डिनोमिनेटेड वैल्यू इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो मान के चलो 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। अच्छा, अब अगर मैंने आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला ना, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इसी फेस वैल्यू पे होगा। तो अगर 100 रुपये फेस वैल्यू, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 8 रुपये। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक बार आप अंडरलाइन कर लो, इंटरेस्ट इन कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। कि मान के चलो आपको शेयर का आज का रेट गिवन है, बाजार का रेट गिवन है, करंट मार्केट प्राइस गिवन है, वो नहीं रेलिवेंट। इंटरेस्ट के लिए हमेशा आप फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इशू 9% नॉन कन्वर्टेबल डेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू 100 है और इंटरेस्ट आपका 9% 100 रुपये पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बन जाएगा ₹9। एक बार आप ये लिख लो ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपको ऑलरेडी शायद पता होगा। इंटरेस्ट रेट बोल लो, कूपन रेट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग है। तो जो एक फिक्स्ड रेट परसेंटेज है, जैसे 5%, 6%, 8%, वॉट एवर इट इज, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हो ऑन द डेट, वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है। आपको हमेशा वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया। अच्छा, ईच डिबेंचर बियर्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट,
जनरली सबका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, एक्सेप्ट इसकी एक एक्सेप्शन है दोस्तों, जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अगर ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बहुत बढ़िया, वरना अभी के लिए एक्सेप्शन छोड़ो, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको ये एक्सेप्शन भी करा दूंगा। क्लियर है? इंटरेस्ट या कूपन रेट इज अप्लाइड टू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फिर वही बात कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके निकालोगे। टू कैलकुलेट इंटरेस्ट विच इज पेबल टू द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स पीरियोडिकली। एनुअली जनरली इंटरेस्ट रहता है कि आप हर साल इंटरेस्ट पे करते हो, तो जैसे यहाँ पे 9 रुपये इंटरेस्ट आया, आप हर साल अपने डिबेंचर होल्डर्स को 9 रुपये पे करते रहोगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों इश्यू प्राइस देख लेते हैं। इश्यू प्राइस क्या होता है? तो जब आपको मार्केट से फ्रेश पैसा रेस करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है, फ्रेश कैपिटल लेके आनी है, तब आप नए डिबेंचर्स इशू करोगे मार्केट में। जैसे हमने एग्जांपल लिया सीए लिमिटेड का, आपने मुझे 40 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करे, तो अगर तो आपने मुझे 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के डिबेंचर 100 पे इशू करे तो हम बोलेंगे कि इशू प्राइस भी उसका 100 ही था। अच्छा, बट अगर मान के चलो आपने मुझे किसी और रेट पे इशू किए, एग्जाम्पल आपने मुझे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं आपका सर हूँ, आपने मुझे रिस्पेक्ट के चक्कर में 100 वाला डिबेंचर 98 में इशू कर दिया, तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो गया, मुझे 100 वाली चीज़ 98 में मिली, बट कंपनी का यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हुआ। वो बातें अलग हैं, बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिस रेट पे आपने डिबेंचर इशू करे, जब आपको फ्रेश कैपिटल चाहिए थी, नई सिक्योरिटीज आपने इशू करी, वो आपका रहता है इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे आप हमेशा मान के चलोगे कि करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है, जिस रेट पे आपका डिबेंचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, वही रेट आपका इशू प्राइस होगा। इसको एक बार अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब दोस्तों नेट प्रोसीड्स क्या है? मान के चलो आपने मुझे 100 की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर, 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अच्छा, इशू प्राइस आपने मुझे दिया 98, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। इशू प्राइस था 98। अब नेट प्रोसीड्स क्या है दोस्तों कि जब मान के चलो मैंने आपको 98 रुपीज़ दिए, एक बार आपको कॉपी पे डायग्राम पे सिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, तो ये है आपका इन्वेस्टर, ये है आपकी कंपनी, इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रही है और हम वही समझ रहे हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टर ने इसको जब पैसे देने शुरू किए तो इसने यहाँ पे 98 रुपीज़ दिए होंगे, जो कि इसका इशू प्राइस है, आईपी लिख रहा हूँ। अच्छा, बट ये पैसा कंपनी तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि कंपनी ने पैसा रेस करने के लिए कुछ एक मिडलमैन रखे थे, कुछ एक ब्रोकर्स रखे थे, या मान के चलो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, या कुछ एक लीगल एक्सपेंसेस हो गए, लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये पैसा चला तो इधर से 98 ही था, बट यहाँ पहुँचता पहुँचता यहाँ पे 5 रुपये इसके कम हो गए। मान के चलो यहाँ पे आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, तो कंपनी के पास कितने पहुँचे? सिर्फ 93 पहुँचे। अच्छा, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? कुछ एक लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए, मिडलमैन के एक्सपेंसेस हो गए, जो भी है। अगर आपको क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, मान के चलो 5 रुपये पर डिबेंचर, तो फिर आप 98 में से 5 रुपये यहाँ पे माइनस करके जो कंपनी के पास पैसे पहुँचे, नेट नेट कितने पहुँचे? 93 पहुँचे। तो ये 93 क्या दोस्तों आपके लिए नेट प्रोसीड्स है, कि जितना पैसा कंपनी के पास आया, दिस इज अवर नेट प्रोसीड्स। चलो एक बार एक कॉपी पे लिख लो, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी, अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको बेसिक लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उतनी अच्छे से तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे 5 रुपये मैंने कम कर दिए, जो मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट लगी, मेरे पास पैसे पहुँचे 93, दिस इज द नेट प्रोसीड्स, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जो हमने यहाँ पे 5 रुपये की बात की, वो है कि द न्यू इशू ऑफ अ सिक्योरिटी इन्वॉल्व सम एक्सपेंडिचर इन फॉर्म्स ऑफ अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज फीस, तो कुछ एक खर्चे हो जाते हैं जिसको हम यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आ जाओ करंट मार्केट प्राइस पे। अब क्या हुआ देखना कि हमारे ये डिबेंचर्स थे, आपने क्या किया, यहाँ पे शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग करा दी। मान के चलो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, आपने यहाँ पे डेट भी अपना लिस्ट कर दिया। अच्छा,
जब आपने डेट लिस्ट किया तो यहाँ पे बायर्स आए, सेलर्स आए, ट्रांजैक्शंस हुई, तो उस वजह से यहाँ पे रेट चलता है जिसको हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। करंट मतलब अभी का रेट, अभी का रेट क्या चल रहा है, मार्केट मतलब बाजार, तो यहाँ पे जिस बाजार की बात की जा रही है वो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स आप लोग ट्रेड कर सकते हो। प्राइस किस रेट पे चल रहा है। अच्छा, हो सकता है कि आपने जो डिबेंचर इशू किया था 98 में किया था, बट आज की डेट में उसका मार्केट में भाव फॉर एग्जाम्पल ₹103 चल रहा है, 103 रुपये पे वो डिबेंचर ट्रेड हो रहा है। तो ये सब अलग कॉन्सेप्ट है। करंट मार्केट प्राइस 93 हो सकता है, बट फेस वैल्यू आपका 100 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। जो इशू प्राइस था वो भी 98 ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये सब अलग अलग हैं। ये मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है, आज 103 है, कल 104 हो गया, 102 रह गया, तो ऐसे करके रेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको तो एक ही रेट गिवन होगा क्वेश्चन में। आपका काम आसान है, जो CMP करंट मार्केट प्राइस गिवन है वो आपके लिए मार्केट प्राइस होता है। एक बार बेसिक टर्म समझो, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ये होगा करंट मार्केट प्राइस। अच्छा, फिर अब मैच्योरिटी पीरियड क्या है दोस्तों, उसका लाइफ ऑफ डिबेंचर, कितनी लाइफ उसकी रिमेनिंग है। अच्छा, एग्जाम्पल मान के चलो, हमने जो डिबेंचर इशू किए थे आपने मुझे, उसकी अगर लाइफ यहां पे 5 इयर्स है, तो इसको 5 इयर्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, मैच्योरिटी पीरियड। क्योंकि ये 5 इयर्स में क्या होगा, एक बार समझना आप यहां पे, दिस इज ईयर 0, 1 2 3 4 और 5 सालों में देखना क्या होगा। यहां पे तो पैसा कंपनी को मिला, नेट प्रोसीड्स मिलते हैं कंपनी को यहां पे, ठीक है, कंपनी को यहां पैसा मिल गया। अब कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर को हर साल यहां पे इंटरेस्ट पे करेगी, हर साल 5वें साल भी करेगी, और 5वें साल आपकी प्रिंसिपल रिपेमेंट भी कर देगी, सारा का सारा पैसा आपका वापस कर देगी। एग्जाम्पल ले। अच्छा, इन्वेस्टर ने कंपनी को कितने पैसे दिए थे दोस्तों, याद करो, 98 रुपीज, बिल्कुल। तो इन्वेस्टर ने तो 98 दिए, कंपनी के पास कितने पहुंचे थे, सिर्फ 93 पहुंचे थे, नेट प्रोसीड्स था। अच्छा, अब हर साल इंटरेस्ट कितना पे होगा, ये मुझे बता दो। सर इंटरेस्ट आपने बताया 100 रुपये हमारी फेस वैल्यू है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर 8 रुपये इंटरेस्ट होगा। 8% लिया था कि 9% लिया था, 8% लिया था दोस्तों यहाँ पे, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, तो 8 रुपये आप इंटरेस्ट, कंपनी हर साल 8 रुपये यहाँ देगी, यहाँ देगी, हर साल 8 रुपये देगी, और 5वें साल उसको डिबेंचर की प्रीमियम वो भी पे करनी है, प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो मान के चलो ये जो रिडेम्पशन प्राइस है वो मान के चलो 100 रुपीज़ ही है, तो कंपनी को 100 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे। तो कंपनी के कैश फ्लोज क्या हुए, 93 उसको आज की डेट में मिला, हर साल उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एन्युटी जैसे दिख रहा है आपको, मैंने समझाया था ना आपको भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, ये वही एन्युटी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वाला, बिल्कुल सही दोस्तों। और आप 5 सालों बाद यहाँ पे 100 रुपये दे रहे हो, जो कि प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो। अच्छा, अब इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्या चीज़ है, ये 100 रुपये है आपकी रिडेम्पशन वैल्यू, कि कितने में आपका डिबेंचर रिडीम हो रहा है, वो आपकी वैल्यू है। अब हो सकता है कि ये 100 है, तो फिर हम इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। अच्छा, 105 पे भी हो सकता है, फिर इसको बोलेंगे एट प्रीमियम। और अगर ये कम पे हुआ, मान लो कि चलो 97 पे हुआ, फिर हम इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। तो रिडेम्पशन आपका किसी भी तरह से हो सकता है, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, डिपेंड्स ऑन द फेस वैल्यू कंपैरिजन। बिल्कुल, तो ये भी आपका एग्रीमेंट हो जाता है कि एग्रीमेंट में बता दिया जाता है कि कितने पे आपका यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, कितनी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होगी। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपका यहाँ पे ये फाइनल हो जाता है। क्लियर है? चलो एक बार ये ड्रॉ करो। आपको मैंने यहाँ पे मैच्योरिटी का बता दिया कि यहाँ पे 5 साल की मैच्योरिटी है, वो हमने कॉन्सेप्ट समझा। कैश फ्लोज क्या रहेंगे इसमें, इंटरेस्ट के रहेंगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा।
प्रिंसिपल रीपेमेंट आपका रिडेम्पशन है, वो भी 3 तरह का हो सकता है, वो भी हमने समझा। चलो एक बार इसको ड्रॉ कर लो, कॉपीज पे बना लो। क्लियर है? मैं चल रहा हूं आगे, अब आप भी मेरे साथ आ जाओ। करंट मार्केट प्राइस हमने क्या एग्जांपल लिया था, 103 रुपये जी। मान के चलो 103 में ट्रेड हो रहा है। मैच्योरिटी पीरियड हमने लिया 5 ईयर्स एग्जांपल, और रिडेम्पशन वैल्यू हमने लिया मान के चलो 100 रुपये पे ही हो रहा है, एट पार पे ही हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसने लिखा भी है रिडेम्पशन वैल्यू मे वेरी फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, या फिर एट डिस्काउंट भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। चलो एक बार क्लास को पॉज करो, ये जो सारी हमने टर्म्स पढ़ी हैं इसको एक बार दोबारा से देखो कि आपको अब सबका मतलब क्लियर है। इसको हम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनना ज़रूरी है। बाकी जब क्वेश्चन में जाएंगे तब और अंडरस्टैंडिंग निखर के आएगी। चलो अब दोस्तों चलते हैं आगे बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड पे। याद है मैंने आपको बताया था कि यील्ड ऑफ इन्वेस्टर और कॉस्ट ऑफ कंपनी सेम नहीं होता, उसका एक मेजर रीज़न था टैक्स शील्ड। अब आपको वो बता देता हूँ टैक्स शील्ड क्या है। देखना एग्जाम्पल, आओ सीधा छोड़ो। द एग्जाम्पल गिवन बिलो विल शो यू। देखना देर आर 2 कंपनीज X एंड Y, ठीक है। द कैपिटल ऑफ X लिमिटेड इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि X के पास डिबेंचर्स कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास इंटरेस्ट भी कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने इंटरेस्ट यहाँ पे 0 कर दिया। क्लियर है? Whereas Y लिमिटेड यूज इट्स डेट फंड्स एज वेल। Y डेट भी यूज करता है, इसने इक्विटी और डेट दोनों यूज किया, जैसे हमने CA लिमिटेड में किया था। बिल्कुल। गिवन बिलो इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज। चलो आपको दोनों का EBIT दे दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, दोनों का सेम है। अच्छा अब इसमें डेट कुछ नहीं था, इंटरेस्ट 0 है, इसमें 40 रुपये का आपके पास इंटरेस्ट गिवन है। बाकी कैलकुलेशंस दोस्तों करो मेरे साथ साथ, आपको देखना ये ऑलरेडी आता है। 100 माइनस 0 किया तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आ गया आपके पास PBT। टैक्स 35% के हिसाब से 35 माइनस हुआ, तो इसके पास पैट आया 65। अच्छा अब Y लिमिटेड के लिए दोस्तों आप कैलकुलेट कर दो ऐसे ही, 100 में से 40 गए, 60 आपके पास बचा PBT, 35% इस पर टैक्स लगाओ, 21 रुपये टैक्स गया, माइनस कर दो, 39 आपके पास आया यहाँ पे PAT। अच्छा तो एक बार देखना कि दोनों के पैट में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। क्यों था कि यहाँ पे इसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, एक तो मेजर रीज़न ये है। अच्छा अब ये देखना दोनों का आपने पैट निकाल लिया, ठीक है, दोनों के पैट का फ़र्क बताओ ज़रा मुझे कितना है। 26 रुपये का फ़र्क है दोनों के पैट में। अच्छा और जबकि इंटरेस्ट कितना फ़र्क था, 40 का फ़र्क था। अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पकड़ना, इंटरेस्ट इसने 40 का ज़्यादा पे किया, बट इसका प्रॉफिट सिर्फ 26 से ही कम हुआ। इसका मतलब अगर इन दोनों का फ़र्क देखोगे तो जो 14 रुपये है वो कहीं ना कहीं Y लिमिटेड को फ़ायदा हो गया। देखना कैसे फ़ायदा हुआ, खर्चा इसने 40 से ज़्यादा किया बट इसका प्रॉफिट सिर्फ 26 से कम हुआ, तो इसका मतलब 14 का फ़ायदा हुआ। दोस्तों ये 14 क्या है, ये आपका टैक्स बेनिफिट ही तो है, टैक्स शील्ड ही तो है। अच्छा एक और तरीके से आपको बताता हूँ, अब समझना। इन्होंने 40 रुपये इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, जो 40 रुपये है वो एक टैक्सेबल एक्सपेंस है, मतलब इसके अगेंस्ट आपको टैक्स में खर्चा मिल जाता है, क्योंकि आपने ये PBT से पहले माइनस कर दिया तो माइनस हो गया। अच्छा तो इसका मतलब कि आपने यहाँ पे जो 40 का ये एक्सपेंस डाला, अब आप टैक्स भी 40 रुपये से कम पे करोगे। अच्छा तो आपका यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो अगर 40 को आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे 35%, 40 इंटू 35%, तो भी आपके पास 40 नहीं आता है। तो क्या किया हमने, बता, मैं एक और अच्छी एग्जांपल लेता हूं, देखना। मान के चलो 8 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे कंपनी, ठीक है, और यहां पे आपको टैक्स रेट भी गिवन है, मान के चलो टैक्स रेट है आपका 30%। तो कंपनी को नेट इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 8 रुपये
तो देना ही पड़ेगा, बट इस पे टैक्स सेविंग्स भी होंगी। तो अगर इसको 8 इंटू 70% आप डायरेक्टली कर लोगे 5.60, इतना ही इंटरेस्ट कंपनी को नेट नेट पड़ेगा। या फिर इन परसेंटेज टर्म्स निकालोगे तो यहाँ पे 5.60% आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यानी कि मैंने आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया कि अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो कंपनी का यहाँ पे फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक टैक्सेबल एक्सपेंस है, जिस वजह से आपके प्रॉफिट्स डाउन हो गए। तो प्रॉफिट्स डाउन हुए तो आपका टैक्स भी कम बना, तो कहीं ना कहीं आपकी टैक्स सेविंग्स हो गई। तो इसको निकालने के लिए एक डायरेक्ट तरीका है कि जो आपका एक्सपेंस है इनटू कर दो 70%, या फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.30, 8 मल्टीप्लाइड बाय 70%। एक ही बात है दोस्तों, आप जैसे मर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। समझा? एक बार इस एग्जांपल को देखो कि टैक्स की वजह से आपके यहाँ पे नेट नेट जो आपके पास डेट का इंटरेस्ट है वो आपको कम चुभेगा। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं इस एग्जांपल में फिर से लगा दूं तो 40 रुपये आप दे रहे थे। अच्छा, अब 40 रुपये का 1 माइनस टी करो, यानी कि 40 इंटू 65%, तो आपको जो नेट इंटरेस्ट चुभेगा वो सिर्फ 26 रुपये का ही चुभेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि आपका प्रॉफिट कितने से डाउन हुआ, सिर्फ 26 रुपये से डाउन हुआ, तो नेट नेट आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ी, 26 रुपये की पड़ी। क्लियर है दोस्तों? चलो, तो ये 26 को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको देना पड़ा, और ये 14 आपकी हो गई टैक्स बेनिफिट, या फिर इसको टैक्स शील्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बाकी हम क्वेश्चंस में जाएंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको और सही से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नेट अगर एक क्रक्स की बात बताऊं बस लास्ट में, कि ये क्योंकि एक टैक्सेबल एक्सपेंस है, इस वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई, ये कम हो गया, ये कम हुआ तो आपको टैक्स पे करना पड़ा, कम करना पड़ा, तो यही आपका यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। क्लियर है? चलो, अब एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। बहुत हो गए ज्ञान की बातें, अब आपको सब कुछ देखना आता होगा, बस अब आपको मैंने 2-4 चीजें बतानी है। कॉस्ट ऑफ डेट आप निकाल सकते हो। देखना, पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। सर पहले ये तो बता दो इरिडीमेबल डेट होता क्या है, अभी बता देता हूं दोस्तों। अच्छा, ये देखना अपने एग्जाम्पल हमें याद है कि जहां पे हमने लाइफ ली थी 5 इयर्स, तो अगर तो क्वेश्चन में लाइफ गिवन है कि आपका डेट इतने सालों का है, तो इसका मतलब वो एक रिडीमेबल डेट है कि यहाँ पे आपको पैसा एंड ऑफ लाइफ पे उसको वापस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिडीम करना पड़ेगा। तभी हमने यहाँ पे एक रिडेम्पशन वैल्यू ली थी कि कितने में आप रिडीम करोगे। अच्छा, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है ऑन लाइफ, कि क्वेश्चन ने लाइफ ही नहीं बताई, या फिर क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर है, तो आप क्या मानोगे, फिर ये इरिडीमेबल डेट है, मतलब इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट कभी नहीं होगी। जितने भी साल, हर साल कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहोगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात इसमें नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों? चलो एक बार इसको लिख लो कि इरिडीमेबल डेट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो कॉपी पे, इज दैट डेट in which company only pays interest to the debenture holders and never makes principal repayment of the debt। क्लियर है? तो ऐसे डिबेंचर को हम बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। चलो अब आ जाओ कैप्सूल पे। द डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर, इनको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। इनकी कोई भी मैच्योरिटी लाइफ नहीं है, ना ही इनकी फिर कोई एक रिडेम्पशन वैल्यू होती है। क्लियर है दोस्तों? आपको इसका मतलब समझ आया रिडीमेबल डिबेंचर्स का? चलो अब मैं आपको बताता हूं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, इजी एग्जांपल, उससे आपका देखना कितनी अच्छे से समझ आएगा।
अभी हमने केस लिया था नो टैक्स केस, जिसमें कंपनी 8 रुपये डिविडेंड इंटरेस्ट पे करिए डिबेंचर पे और 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे 8% आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, बट अगर यही टैक्स केस है, टैक्स भी लग रहा है, तो कंपनी को नेट नेट इंटरेस्ट कितना चुभा, कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो अगर टैक्स रेट आपका मान के चलो यहाँ पे 30% है, तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल। चलो ये कैलकुलेट करो कितने परसेंटेज आया, 5.60%। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, तो जब आपको लाइफ नहीं गिवन, मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है, इंटरेस्ट ही पे करना है, आप कर दोगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय आप करोगे यहाँ पे अपने नेट प्रोसीड्स। तो अगर तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देता हूं, अगर आपका एग्जिस्टिंग डेट है तो ट्रीटमेंट अलग है, और अगर आपने यहाँ पे न्यू डेट रेज किया है, नया पैसा रेज किया है, तो नीचे कुछ और आएगा। अच्छा, क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अगर तो एग्जिस्टिंग डेट है, मतलब आपका डेट आपने कभी पुराने ज़माने में इशू किया था, आज के दिन में तो जस्ट आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हो, तब आप यहाँ पे लोगे करंट मार्केट प्राइस, कि आज के दिन में बाजार में क्या रेट चल रहा है, आप वो लोगे। बट अगर यही न्यू डेट का केस है, तो यहाँ पे आप लोगे नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता है दोस्तों, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट्स। तो ऐसे करके आप न्यू डेट का निकाल सकते हो। चलो एक बार ये लिखो पहले, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं जो हमने टीवीएम में पढ़ा है, उससे लिंक करके बताता हूं। चलो टीवीएम से लिंक करें। हमने एक टीवीएम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कांस्टेंट परपेचुइटी, कि जब आपको पैसे हर साल सेम मिलते रहते हैं, तब आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो। बिल्कुल, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट। ऐसे ही हमने किया था, जिसमें आपके पास 10,000 आपको कैश फ्लो मिल रहा था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, याद आया। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी तो वही केस है कि जो कैश फ्लो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो हर साल देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे कैश फ्लो आपका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए रेट को यहाँ पे ऊपर ले आऊँ, तो ये बन गया कैश फ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, कैश फ्लो क्या है आपका, इंटरेस्ट जो आपको हर साल देना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है करंट मार्केट प्राइस हो या फिर नेट प्रोसीड्स हो। कब क्या यूज़ करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे केडी। तो वही है दोस्तों जो हमने टीवीएम में पढ़ा, उसी चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर दिया हमने यहाँ पे, जिससे आप कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट निकाल सकते हो। समझा। बाकी एक बार ये भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। एक बार इसको नोट कर लो। चलो, तो यहां पे दोस्तों फॉर्मूला नोट करो अपना, जो आपका मेन फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला आपका है कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, उसमें से आपको टैक्स बेनिफिट्स होंगे, टैक्स शील्ड होगा, 1 माइनस टैक्स कर दिया, डिवाइडेड बाय आप यहां पे करोगे CMP या फिर नेट प्रोसीड्स, डिपेंडिंग अपॉन एग्जिस्टिंग डेट है कि न्यू डेट है। क्लियर है दोस्तों। चलो अब एक बार आओ इलस्ट्रेशन 1 पे, इसको सब बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये डिबेंचर्स आपके इररिडीमेबल हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट क्वेश्चन ने दे दिया। अच्छा दोस्तों, अब ये 12% क्या है मुझे बताओगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। 12% के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करोगे। अच्छा, एट ₹103। तो ये क्या बोल रहा है, 5 years ago सोना लिमिटेड इश्यूड,
12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स एट ₹103। तो हमने जब इशू किए थे 103 में किए थे, तो ये क्या है हमारा इशू प्राइस है कि 103 में इशू किए थे एट ₹3 प्रीमियम टू द पार वैल्यू ऑफ ₹100। चलो वो तो ठीक है कि 100 की पार वैल्यू थी, 3 के प्रीमियम पे इशू किए यानी 103 पे इशू किए। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94। एक और डेटा मिल गया दोस्तों हमें यहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस। चलो 3 डेटा मिल गए। इफ द कंपनी पेज अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 35%, टैक्स रेट भी गिवन है 35%। कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। चलो डेट कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है, अपने अपने कॉपीज में निकालो। सम आपके सामने है, फॉर्मूला भी आपको मैंने समझा दिया, सब कर दिया, अब बस आपको कैलकुलेट करना है। चलो यहीं पे वैल्यूज डाल दूं मैं आपके सामने। दोस्तों इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 12% है बिल्कुल, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में इंटरेस्ट कितना है 12%। आप किस पे कैलकुलेट करोगे? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये जो आप 12% निकालोगे फेस वैल्यू पे निकालोगे। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 12% 12 रुपए आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया। अच्छा अब टैक्स रेट गिवन है, बिल्कुल 35% गिवन है, यानी अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट चाहे आप 12 रुपए दे रहे हो, बट कंपनी को 35% की टैक्स सेविंग्स भी होती हैं, टैक्स शील्ड भी होती है। क्लियर है? अब इसको आप डिवाइड करोगे करंट मार्केट प्राइस से या फिर नेट प्रोसीड से, डिपेंडिंग ऑन ये एग्जिस्टिंग डेट है कि न्यू डेट है। अच्छा चलो दोस्तों बताओ ये डेट एग्जिस्टिंग है कि न्यू है? सर कैसे पता चलेगा? दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 years ago, 5 साल पहले आपने इशू किए थे, तो आज थोड़ी इशू कर रहे हो, आज के दिन के लिए तो आपका ये एग्जिस्टिंग डेट बना, तो इसीलिए ये एग्जिस्टिंग डेट है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? करंट मार्केट प्राइस यूज होगा कि आज के दिन में शेयर का रेट कितना, सॉरी डिबेंचर का रेट कितना चल रहा है 94 चल रहा है। चलो एक बार कैलकुलेट करो, ये आया मेरे पास 8.30% राउंड ऑफ करके। ये क्या निकाला हमने दोस्तों? केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहां पे आपने देखा कि चाहे इंटरेस्ट रेट 12% था कि हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे थे, बट नेट नेट हमारा कॉस्ट ऑफ डेट सिर्फ 8.30% है। इसके 2-3 वजहें, एक तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो रहा है, टैक्स शील्ड हो रहा है, और नीचे हमने यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं लेना। अगर कुछ और नहीं गिवन फेस वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे एग्जिस्टिंग के केस में आप सीएमपी लो, न्यू के केस में नेट प्रोसीड्स लो। अच्छा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको कुछ नहीं गिवन, तो लास्ट रिजॉर्ट आप यहाँ पे फेस वैल्यू ले सकते हो। मतलब आपको सीएमपी भी नहीं गिवन डेटा में, नेट प्रोसीड्स भी नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन, तो आप यहाँ पे फेस वैल्यू लोगे। चलो एक बार ये भी लिख लो। अब देखना इस क्वेश्चन में ट्रिक थी, इसने आपको यहाँ पे इश्यू प्राइस भी दे दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया, तो मान लेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 0 है। अच्छा, तो इसका मतलब इश्यू प्राइस भी 103 और यहाँ पे आपके नेट प्रोसीड्स भी 103। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे नेट प्रोसीड भी दे दिया और सीएमपी भी दे दिया, तो क्वेश्चन ने आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट किया है। तो जिन बच्चों को तो ये लाइन पढ़ लिया उन्होंने कि 5 साल पहले था और एग्जिस्टिंग डेट के केस में हमें सीएमपी लेना है, तो उनका तो आंसर हो जाएगा सही। बट अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करी तो हो सकता है कि आपके मार्क्स यहाँ पे लूज हो जाएं। ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लो, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, जहाँ पे सीएमपी लिखा है यहाँ पे लिख लो। सीएमपी आप लोगे एग्जिस्टिंग के केस में, नेट प्रोसीड्स आप लोगे न्यू के केस में, और फेस वैल्यू तब लोगे जब साइलेंट क्वेश्चन है, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही। चलो एक बार ये लिख लो। इलस्ट्रेशन 1 देखो, आपको समझ आया अच्छे से? चलो एक बार के लिए हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया, बाकी और हम जब क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट और निखर के आएगा। बट यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को पकड़ के रखोगे। इसके अलावा आपके पास एक्सप्रेस नोट्स भी आ चुके हैं एफएम के, तो अगर आप एफएम नोट्स देखोगे, एक्सप्रेस नोट्स में
बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ मैंने समराइज करके दे दिया है, तो एग्जाम में आप चाहे तो वो पढ़ के जा सकते हो बहुत अच्छे से। चलो अब आओ आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो इसका मतलब दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि जब आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट अपनी वापस करनी है टू द डेट होल्डर्स, जैसे हमने पहले लिया था लाइफ 5 साल, तो 5 सालों बाद आपको अपना पैसा वापस करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आफ्टर मैच्योरिटी लाइफ आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, रिडेम्पशन दोस्तों यहाँ पे 2 तरह की हो सकती है, वन शॉट यानी कि बुलेट रीपेमेंट। तो जैसे कि हमने देखा था इस केस में, अगर आप अपनी कॉपीज पे देखोगे, ये हमने देखा था कि इंटरेस्ट आप हर साल पे कर रहे हो, प्रिंसिपल रीपेमेंट एक ही बार होगी 5वें साल पे, तो इसको बोला जाता है बुलेट रीपेमेंट यानी कि वन शॉट रीपेमेंट, जिसमें आप एक ही बार में सारा का सारा पैसा उनका वापस कर दोगे। अच्छा, बट इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है। आप कहोगे कि मैं एक ही बार पे करने की बजाय कंपनी क्या करेगी, हर साल थोड़ी थोड़ी प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करती रहेगी और जितना प्रिंसिपल बकाया बचा उस पर इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी, तो इसको बोला जाता है रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हुआ बुलेट, बट अगर हर साल थोड़ा थोड़ा आपने प्रिंसिपल भी रीपे कर दिया तो वो बना रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चंस आएंगे आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ बुलेट रीपेमेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले बुलेट को पढ़ते हैं, इजी है, एक ही बार आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है। तो इसको कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है शॉर्टकट मेथड बोल देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, जिससे आप केडी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और एक और मेथड है इंटरपोलेशन वाला, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या है, क्या होता है ये। अच्छा, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, इसके भी 2 केसेस, जब ओनली इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, या फिर जब आपका रिडेम्पशन भी है जो वो भी टैक्स डिडक्टेबल होता है। चलो एक बार एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से बताता हूं। देखना, अब आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, जो यूज होता है आपके रिडीमेबल डेट के केस में। बिल्कुल सही दोस्तों। अच्छा, रिडीमेबल डेट है, इसका मतलब मैच्योरिटी लाइफ भी गिवन होगी और हो सकता है कि आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, तो इसके डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊं तो देखना, अगर तो आपका रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल है आपके नेट प्रोसीड से, तो यहाँ पे अगर लिखूं, अगर आरवी रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू योर नेट प्रोसीड्स, मतलब जितना पैसा कंपनी को मिला था उतना ही पैसा कंपनी वापस कर रही है, तो ट्रीटमेंट अलग होगी। और अगर आपका रिडेम्पशन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू योर नेट प्रोसीड्स, तो हो सकता है ट्रीटमेंट अलग हो। बिल्कुल, इसके भी आगे 2 केसेस, वो भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले तो आप इसका मतलब समझो कि रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो, कि आपने एक डेट इशू किया, इश्यू प्राइस भी आपका 100, फ्लोटेशन कॉस्ट मान के चलो 0, तो नेट प्रोसीड्स आपका रहा 100। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट आपका मान के चलो है 8%। ठीक है, टैक्स रेट आपका 30% है और आपकी रिडेम्पशन वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपये है। चलो ये 4 चीज़ें गिवन है। अब आप इस पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हो। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। याद करो वैसा ही सा फॉर्मूला है, देखना, एक यहाँ पे लाइफ भी लिखोगे आप, क्योंकि ये रिडीमेबल डिबेंचर है तो लाइफ लिखना ज़रूरी है। मान के चलो लाइफ आपकी 5 साल है। ठीक है, केडी कैसे निकलेगा दोस्तों, देखना, जब आपका नेट प्रोसीड इज इक्वल टू योर रिडेम्पशन वैल्यू है, मतलब दोनों चीज़ें सेम है, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, केडी कैसे निकलेगा यहाँ पे,
इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो आपने किया ही था, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स क्योंकि नया डिबेंचर है, तो ये आ गया 8 माइनस 1.0.30 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 100, तो ये आ गया 5.60%। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ अलग तो नहीं किया, जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न ये था कि ये दोनों चीज़ें सेम थी। अच्छा, बट अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपकी मान के चलो जो नेट प्रोसीड्स हैं वो आपकी 98 हैं, 2 रुपये की आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट सेम है, टैक्स रेट सेम है, और रिडेम्पशन आप कर रहे हो 103 रुपये में, और ये बाकी सब सेम है डेटा। तो उन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए चेंज कर दी। ये हमने लिया एग्जाम्पल 1, ये आपका बन रहा है एग्जाम्पल 2। क्लियर है? एग्जाम्पल 1 तो ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी समझा। एग्जाम्पल 2 के केस में देखना अब क्या हो रहा है। अगर आपको एक बार कंसेप्चुअली बताऊं तो यहाँ पे कंपनी को कितने पैसे मिले थे? 98 मिले थे, बिल्कुल ठीक है। बट जब कंपनी वापस करने गई इन्वेस्टर को तो उसको कितने वापस करने पड़े? 103 करने पड़े, रिडेम्पशन वैल्यू करनी पड़ी। चलो एक बार आपको टाइमलाइन बता के सिखाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। किया नोट? चलो अब देखना टाइमलाइन अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ईयर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब पहले साल जब कंपनी को पैसे मिले, कंपनी के कैश इनफ्लोज हुए, कितने हुए? 98 के हुए, इश्यू प्राइस पे हुए। अच्छा, बट अब इसको हर साल इंटरेस्ट भी देना पड़ा। यहाँ पे इसने 8 रुपये इंटरेस्ट दिया हर साल, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। और जब इसने प्रिंसिपल रीपेमेंट की तो ये माइनस में कर दूं क्योंकि आपका पैसा जा रहा है कंपनी से, ये पैसा आया था 98, नेट प्रोसीड्स पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ रिडेम्पशन वैल्यू, वो कितनी है दोस्तों? 103 है, 103 रुपये है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये तो ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने ऑलरेडी देखा कि इस पर आप टैक्स सेविंग्स एंड ऑल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 98 मिले, ठीक है। जब आप वापस देने गए 103 रुपये देने गए तो इन दोनों का फ़र्क 5 रुपये आपने और एक्स्ट्रा दिए, इन दोनों का फ़र्क दिखा, ये और ये, तो इन दोनों का फ़र्क 5 रुपये आपने और एक्स्ट्रा पे किए। अच्छा, किस खुशी में ये 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किए? देखा जाए कंपनी के एंगल से, कंपनी हर साल आपको 8 रुपये तो दे ही रही थी इंटरेस्ट के तौर पे, बट कंपनी को ये 5 रुपये और एडिशनल देने पड़े। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपने एडिशनल अमाउंट जो पे करी, इसको हम इक्वली स्प्लिट अप कर देंगे इन 5 सालों में, क्योंकि ये इस साल का कॉस्ट थोड़ी है कि 5 रुपये आपका 5वें साल का कॉस्ट थोड़ी है, ना ही इस साल का कॉस्ट है। तो ये जो 5 रुपये आपने एडिशनल पे किए, कॉस्ट तो है, वी अग्री, बट वो ये 5 सालों की कॉस्ट है। हर साल आपने कुछ कुछ अमाउंट जोड़ी होगी, जिससे करते करते ये 98 यहाँ पे 103 पहुँचा। अच्छा, तो इसको कैसे स्प्लिट अप करते हैं? पहले तो आप ये डिफरेंस फाइंड आउट करो, कितना डिफरेंस है, यानी कि आरवी माइनस नेट प्रोसीड्स करो कि कितने में रिडीम हुआ, कितने में आपने इशू किया था, कितना पैसा आपने एडिशनल पे किया, पता चल गया। अब इसको कर दो डिवाइडेड बाय n, यानी कि लाइफ। तो यहाँ पे कितने साल की लाइफ थी? 5 साल की लाइफ थी हमारी। 5 रुपये हमने एडिशनल पे किए, 5 साल की लाइफ थी। मतलब हर साल आपने 98 से यहाँ पे 99 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 101, फिर 102 और यहाँ पे फाइनली 103 हुआ। आपने 103 पे कर दिया होगा, समझा? तो हमने क्या किया कि ये जो 5 रुपये है इसको हमने स्प्लिट अप कर दिया इन द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, ठीक है। कैसे किया? पहले तो फ़र्क निकाल लो कि कितना पैसा आपने एडिशनल पे किया, डिवाइडेड बाय उसका लाइफ कर लो, आपको हर साल का पता चल जाएगा कितना खर्चा हर साल को बिलोंग करता है। चलो एक बार ये पहले ड्रॉ करो।
ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि ये जो इंटरेस्ट है इस पे तो आपको टैक्स बेनिफिट होता ही है। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो इस पे तो टैक्स बेनिफिट होगा ही। इंटरेस्ट आपको कम चुभेगा क्योंकि आपको टैक्स शील्ड होती है, वो हमने ऑलरेडी समझा। अच्छा, बट जो ये वाला चीज़ है, ये एक्सपेंस, ये कोई एक्चुअल का एक्सपेंस नहीं है। देखा जाए तो आपने सिर्फ 98 से एक ही बार 103 पे किया, हमने फाइनेंस के पर्पसेस के लिए उसको स्प्लिट अप किया, बट एक्चुअल में टैक्स में थोड़ी आपको ये खर्चा मिल रहा है अभी के लिए। तो अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये 5 रुपये जो एडिशनल पे किए इस पे आप कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लेके आओगे। ये 5 रुपये मान के चलोगे, आपको टैक्स पे एक्सपेंस नहीं मिलता। अच्छा, तो इस केस में दोस्तों आपका कैसे कैलकुलेट होगा? केडी, अब आओ फॉर्मूला पे। केडी आपका कैसे बनेगा? इंटरेस्ट तो आप पे कर ही रहे थे और इस पे टैक्स बेनिफिट भी हो रहा था, तो 8 रुपये तो आप दे ही रहे थे यहाँ पे। अच्छा, प्लस आपने जो ज़्यादा अमाउंट पे करी वो भी आपका खर्चा हो रहा है। तो अगर इसको मैं बोलूँ यहाँ पे RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, ये भी आपका खर्चा हो रहा है। क्लियर है? इसको अब होल डिवाइडेड बाय आप कर दोगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्या कर दिया अब आपने? इतना तो आपको समझ आया पोर्शन। हमने क्या किया? इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उस पर टैक्स बेनिफिट ले रहे थे, वो तो कॉस्ट ऑफ डेट का पार्ट बनेगा। अच्छा, बट ये हमने क्या किया? जो एडिशनल अमाउंट पे की उसको हमने इक्वली स्प्लिट अप कर दिया इन द लाइफ ऑफ डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया देखना। अब यहाँ पे 98 था, ठीक है, यहाँ पे उसी डिबेंचर के लिए हमने 103 रुपये पे किए। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं हमने क्या किया? इन दोनों का एक सिंपल एवरेज ले लिया ताकि आप इस चीज़ के इफेक्ट को कैंसल आउट कर सको कि आज तो 98 है, बढ़ता बढ़ता 103 हुआ, तो कौन सी वैल्यू लें? ये लें या कौन सी भी लें। तो जब भी आपको ये वाला केस आए जिसमें NP इज नॉट इक्वल टू योर RV, तब आप यहाँ पे इन दोनों का एक सिंपल एवरेज लेके ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। क्लियर है? चलो एक बार ये फॉर्मूला नोट करो, कॉपी पे अपना कंप्लीट करो। आपकी कैप्सूल बुक है, वहां पे भी आपके पास स्पेस है, वहां पे भी इस फॉर्मूला को लिखो। क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग और निखर के आएगी। अच्छा, अब एक और केस ले लेते हैं, बस लास्ट केस है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कि अगर आपने यहाँ पे जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करी एडिशनल वाली, यानी कि जो आपने यहाँ पे 5 रुपये एडिशनल पे किए, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट होगा, यानी जो आपने कैपिटल पोर्शन ये पे किया 98 वाला और 103 का फ़र्क, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला आपको कि ये भी टैक्स बेनिफिट होता है इस पे, तभी आप टैक्स बेनिफिट लोगे, वरना हमेशा आपके पास यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई भी खुद से नहीं अज्यूम करेगा कि ये वाले खर्चे के ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है? चलो उस केस का फॉर्मूला बता देता हूं, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है। देखना, पहले तो इस केस का फॉर्मूला लिख दूं, ओनली इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल। तब आपका फॉर्मूला बना यहाँ पे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो आप दे ही रहे थे, प्लस आपने एडिशनल कुछ पे करना शुरू किया RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, हमने उसको इक्वली स्प्लिट अप कर दिया, होल डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपल एवरेज ऑफ RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है दोस्तों? ये फॉर्मूला एक बार आप लिख लो। अच्छा, जब आपका ये वाला पोर्शन भी टैक्स डिडक्टेबल है, क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफिकली बोला, तभी आप ये वाली चीज़ करके आओगे, तब आप इस पे भी टैक्स बेनिफिट लोगे। कैसे? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स तो कर ही रहे थे, प्लस RV माइनस NP बाय N, ये भी कर रहे थे। अब इस पे भी आप टैक्स बेनिफिट ले लोगे, आपका एक्सपेंस और कम हो जाएगा बाय द टैक्स अमाउंट, क्योंकि आपकी टैक्स सेविंग्स हो जाएंगी। क्लियर है?
इसको होल डिवाइडेड बाय आप कर दोगे आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज़ सेम रहती है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका, पहले ये फॉर्मूला लिखो एक बार, देखो समझ आया आपको हमने क्या किया। इंटरेस्ट पे तो टैक्स बेनिफिट ले ही रहे थे, हमने इस खर्चे के ऊपर भी यहाँ पे टैक्स बेनिफिट ले लिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को पढ़ाने का एक और तरीका दोस्तों, इसको थोड़ा इजी करते हैं। देखो ये यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, कॉमन कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, आपका फॉर्मूला एक ही बन जाएगा। देखना कहाँ लिखे फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, आप चाहिए तो यहीं पे स्पेस एडजस्ट करके लिख सकते हो। देखना, इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, इसको इकट्ठे ही आपने 1 माइनस टी कर दिया, एक ही बार कर दिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। ये तो आप कर ही रहे थे, बाकी सब वही रहा। क्लियर है दोस्तों? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 के ऊपर, देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलती है। बस आज इतना ही करेंगे, आपकी आज के क्लास की छुट्टी कर देंगे, इसके बाद बाकी का फिर कंटेंट कल करते हैं। आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा पहले वो आप घर से रिवाइज करके आओगे। चलो इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं क्या बोलती है। अ कंपनी इशूड 10,000, तो ये 10,000 क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ डिबेंचर है, हमारे लिए कभी भी इतना रेलेवेंट नहीं होता इंफॉर्मेशन। ठीक है, 10% डिबेंचर दोस्तों ये क्या है? इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल, ऑफ ₹100 ईच। चलो क्वेश्चन ने आपको फेस वैल्यू भी दे दी, FW दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ों को समझना सीखो कि अगर क्वेश्चन की एक लाइन है उसमें क्या क्या डेटा छुपा हुआ है, कैसे आप उस डेटा को यूज़ करोगे, वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप ये देखो कि क्या क्या डेटा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। चलो दोबारा पढ़ते हैं। अ कंपनी इशूड 10,000 यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर दे दिए, 10% आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया डिबेंचर्स का, ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू दे दी, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, तो जब इशू किया 10% के प्रीमियम पे किया, इसका मतलब दोस्तों यहां से आप इशू प्राइस निकाल सकते हो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 110% इज इक्वल टू 110 रुपये। क्लियर है? तो इशू प्राइस आपका ज़्यादा है। अच्छा, ऑन 1/4/2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028। अच्छा, तो इसने इशू डेट दे दी और रिडेम्पशन डेट दे दी। तो एक बार लाइफ बताओ कितनी लाइफ बनी? 23 से 24 1 साल, 25, 26, 27, 28। तो दोस्तों लाइफ आपकी बनी है यहाँ पे 5 ईयर्स। क्लियर है? चलो, द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये बुलेट रीपेमेंट है, सारा का सारा पैसा आप जो अपनी मैच्योरिटी है उसी पे रीपे करोगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। तो यहाँ पे टैक्स रेट भी गिवन है आपको 35%, एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको आप यूज कर सकते हो। चलो दोस्तों पहले तो ये देखो केस कौन सा है? सर रिडीमेबल डिबेंचर्स का केस है, बिल्कुल सही दोस्तों। फिर आप मुझे ये बताओ कि क्या आपकी रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल है आपकी नेट प्रोसीड्स के? सर टेस्ट करते हैं ना। चलो बिल्कुल ठीक है बात आपकी दोस्तों, रिडेम्पशन वैल्यू क्या आपके इक्वल है नेट प्रोसीड्स के? देखो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, पढ़ो क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कितने पे रिडीम होगा। बट मैंने तो आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिडेम्पशन वैल्यू मान के चलोगे फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है, तो रिडेम्पशन वैल्यू हो गया 100। अच्छा, अब नेट प्रोसीड्स कितने हैं, कितने पैसे मिले थे? सर 110 तो इश्यू प्राइस था, हमने निकाल लिया, बट यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन, तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन कितनी मानोगे? 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, ऐसे नहीं, आप मानोगे कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, 0 फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आपका यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कितना आ गया? 110 रुपये आ गया। सिरी जी जाइए, वी डोंट रिक्वायर यू, गो बाय 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 सिरी। यस गई सिरी पढ़ने आ जाती है मुझसे। तो 110 रुपये आपकी यहाँ पे नेट प्रोसीड्स है। तो
तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 10 रुपये कम पे किए, 110 तो आपको मिले थे नेट प्रोसीड्स के टाइम पे, जब आप वापस करने गए तो आप 100 रुपये वापस करने गए। अच्छा, तो आगे जो मान के चलो हमने कॉस्ट लिया था, ये उल्टा केस है। तो कंपनी को अगर बेनिफिट भी हो रहा है, 110 की जगह पे कंपनी ने सिर्फ 100 रुपये वापस किए, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट चेंज होगा। आप इसकी एडजस्टमेंट करके आओगे। क्लियर है दोस्तों? चलो एक बार कॉपी पे लिखो अपनी इलस्ट्रेशन 2, उसको सॉल्व करना शुरू करो। मैंने आपको समझा दिया है, फॉर्मूला आपके हाथ में है, एक बार फॉर्मूला को देखो, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो करवाऊं मैं? आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 कॉपी के ऊपर सॉल्व करता है। ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन था दोस्तों यहाँ पे आपके पास? ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला पहले लिखूँ फिर सीधा उसमें वैल्यूज डाल दूंगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा रहे हो, शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो। फॉर्मूला आपका बना इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। क्या कहीं क्वेश्चन ने बताया था कि जो कैपिटल पोर्शन है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा? कहीं नहीं बताया था, तो आप नहीं मानोगे। डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? चलो इसमें आप वैल्यूज डालते हैं। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 10% है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। 10 रुपये आपने इंटरेस्ट पे किया, टैक्स रेट आपके पास 35% गिवन है। क्लियर है? प्लस RV कितना है? हमने निकाला 100 रुपीज़। नेट प्रोसीड्स 110। लाइफ कितनी है? 5 इयर्स, हमने ये भी निकाला। डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10210 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आप सिंपल एवरेज लोगे, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे ना कई बार डाउट कर जाते हैं, सर ये तो हमने बड़ी में से छोटी में से बड़ी अमाउंट माइनस कर दी, तो ये नेगेटिव में आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, उससे आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कम हो जाएगा और आपको कंपनी को बेनिफिट होगा। बेनिफिट ही तो हुआ ना कि आप 100 में रिडीम कर रहे हो, 110 मिले थे, तो ये 10 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ इन 5 सालों में। तो यानी कि 2 रुपये आपको हर साल बेनिफिट हुआ। तो देखना वही आपको माइनस हो जाएगा। चलो यह है आपके पास 6.50 प्लस 100 माइनस 1010 डिवाइडेड बाय 5, ये आया -2। तो यानी कि आपका 2 रुपये से हर साल कॉस्ट और कम हो गई। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा था, इसकी वजह से 2 रुपये आपकी कॉस्ट और कम हो गई। अच्छा, नीचे अब आप ले लो सिंपल एवरेज, ये आया आपका 105 रुपये। चलो अब कैलकुलेट कर दो, ये है आपके पास 4.28%, या फिर आप 4.29% भी लिख सकते हो, जैसे भी आपका राउंडिंग ऑफ बने। दोनों ही आंसर आपके वैलिड है। क्लियर है? समझा एक बारी? एक बार अगर आपको रिकैप दूं तो जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसकी नेट कॉस्ट सिर्फ आपको 4.28% पड़ रही है। कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ। एक तो इसकी वजह से हुआ जो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिला, प्लस जो आपने यहाँ पे कैपिटल सेविंग्स करी उसकी वजह से भी आपको हर साल बेनिफिट हुआ है। क्लियर है? चलो अब आपके पास इलस्ट्रेशन 3 है, ठीक है। सिमिलर सा क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क में है। एक बार जाओ, जो हमने अभी तक पढ़ा, टीवीएम पढ़ा, डिबेंचर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर हमने इरिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर का पढ़ा। एक बार उसको रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को। कैप्सूल का देखो डेटा आप, ठीक है। एक्सप्रेस नोट्स चाहिए तो वो भी देख सकते हो, स्टार्ट करो देखना, बी फैमिलियर विद देम, वही आपके साथ ही रहेंगे एग्जाम तक। प्लस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, इलस्ट्रेशन 3 आप सॉल्व करके आओगे। कल की क्लास में मैं डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करवाऊंगा, बट आप भी खुद से मेहनत करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, तभी आपके अंदर ये जज्बा बनेगा कि नाउ यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स।
ठीक है दोस्तों, तो आप ये होमवर्क करके आओगे, बाकी भी जो आपके टास्क है मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक्स फॉर द टाइम, बाय बाय।